on the theme for the convening of the day, Nurturing a Vibrant Girl Capital in India. Please. नमस्कार। आज की कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित आदरणीय सीके मिश्रा जी, रीता तिवतिया जी, आदरणीय बिंदा स्वरूप जी, रत्न प्रभा जी, अनीता शर्मा जी, मंच पे उपस्थित भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विभाग के सचिव आदरणीय अतुल तिवारी जी, सचिव डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग आदरणीय अलका उपाध्याय जी, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ आदरणीय रोली सिंह जी, आईआईटी के एक्स डायरेक्टर प्रोफेसर देवांग जी तथा आईपी ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय अश्वजीत सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आईपी को इस नीति संवाद के लिए धन्यवाद देता हूं और एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में लाने के लिए उनको अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं, उनको अनेक अनेक धन्यवाद देता हूं। एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर उन्होंने समाज जीवन की अनुभवी लोगों को इकट्ठा करके पॉलिसी और एक्शन के माध्यम से गवर्नमेंट्स, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, एक समाज की बृहद शक्ति को ग्रेटर एक्सटेंट में अन्य स्टेक होल्डर के माध्यम से आबादी की 50% लोगों के बारे में, उनकी एम्पावरमेंट के बारे में, उसको एक कैपिटल कहा गया है। गर्ल कैपिटल भारत में कैसे बढ़े उसके ऊपर चर्चा किया है और मैं अच्छा होता मैं पहले सेशन में भी थोड़ा आके बैठ के सुनता। जिन लोगों ने उसको इंटरप्रेट किया है, जिनके नाम मैंने अभी लिया और विषय आपने न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इस 4 विषय में से 2 का तो प्रैक्टिशनर मैं अभी हूं। एजुकेशनल स्किल, देश में नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन पुरजोर से हो रहा है। आप सभी ने आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को तो पूरा मैंने पढ़ नहीं पाया, लेकिन जो थोड़ा उसकी एक सरसरी नजर डाल रहा था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी आस्था प्रकट करना हम लोगों को बहुत आश्वस्त करता है कि आई थिंक वी आर इन द राइट ट्रैक। कभी कभी एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनने के बाद इसकी इवैल्यूएशन होते रहना चाहिए और आप इस प्रकार की एक इंटरवेंशन आईपी ने नीति संवाद के माध्यम में, जिसमें एनईपी को एक प्रमुख इंस्ट्रूमेंट के रूप में आपने स्वीकृति दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने सरकार की अनेक सारे स्कीम्स के बारे में, विशेष करके न्यूट्रिशन के बारे में, पीएम पोषण से लेके आयुष्मान भारत तक हेल्थ केयर की स्पेसिफिक पॉइंटेड इंटरवेंशन के बारे में आपने इस रिपोर्ट में कई सारे गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स को आपने उल्लेख किया है। निश्चित रूप में अगर ये रिपोर्ट जो स्टेक होल्डर डिफरेंट स्टेज पे काम करते हैं, मैं सुझाव दूंगा और मैं 2 विभागों की, एक विभाग के मेरे सचिव मित्र तो यहाँ उपस्थित हैं, मैं शिक्षा डिपार्टमेंट को भी दायित्व दूंगा। आपके साथ बैठ के इसकी जो आपकी पॉलिसी रिकमेंडेशन, आपके एक्सपर्ट्स जैसे आपने आज एक पब्लिक डोमेन में उसको रखा है, लेकिन मेरे सुझाव रहेगा इस अच्छा रिकमेंडेशंस को और एक प्रकार से एग्जामिनेशन की भाषा में वृंदा जी इसको टर्म्स एग्जामिनेशन शायद कहा जाएगा, मिड टर्म एग्जामिनेशन कहा जाएगा। आपने कई विषयों के एनईपी के साथ साथ कई विषयों को आपने इसमें इवैल्यूएट किया है
अच्छा होगा जिन लोगों ने उसको अभी इंटरप्रेट कर रहे तो जिन्होंने बनाया, ये सब मिलके डिपार्टमेंट की, मैं तो अशोकजीत सिंह जी कहूंगा कि मेरे 2 विभाग जिनके साथ मैं जुड़ा हूं, उन दोनों विभागों की एक सीनियर टोली को आप इसके बारे में जानकारी दो, तब जाके एकेडमिक एक्सरसाइज हमारे देश में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म की आप सब प्रजाति हो। आपके बारे में एक सामान्य लोगों की टिप्पणी भी है, ये तो बैठ के चर्चा अच्छा कर लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से उसकी थोड़ा दूर है। ये परिस्थिति भी ऐसे बनता है, कभी कभी परिस्थिति भी कभी कभी बनता है। अभी सीके मिश्रा जी जाके एक बार हेल्थ डिपार्टमेंट में सलाह देना चाहिए और उसकी अच्छा आउटसाइडर कैसे सलाह को लेते हैं उसका भी एक इवैल्यूएशन होना चाहिए और ये अच्छा रहेगा। कम से कम मैं निश्चित रूप में कोशिश करूंगा, एक में तो विशेष करके स्किल डेवलपमेंट की जिस बार आपकी टीम आके इसकी प्रेजेंटेशन करेगा, मैं उसमें खुद रहने का कोशिश करूंगा, नहीं तो दोनों को इकट्ठा करिए, मैं आप खुद उसमें से पार्टिसिपेट करूंगा। मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। ये सारे कई विषय और भी लिखा है आपने इसकी ऊपर, लेकिन मैं उसके थोड़ा और आगे जाना चाहता हूं। पिछले 9 सालों में आदरणीय वृंदा स्वरूप जी यहां बैठी है, जब हम लोगों की सरकार नई बनी तब शायद वो स्कूल डिपार्टमेंट की दायित्व में थी। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दायित्व मिलते ही शायद 2-2.5 महीने हुए थे, हम लोग एक्टिविस्ट से, पार्टी एक्टिविस्ट से लेके सीधा सरकार में आए। प्रधानमंत्री जी की पहला 15 अगस्त की भाषण, हम उसकी एक भूमिका में जाके उनके साथ वहां थे, तो मैं सोच रहा था आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहेंगे। एक बहुत अपेक्षा के साथ लोगों ने वोट दिया है, रिफॉर्म कई प्रकार की अपेक्षा रखे होंगे, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहने वाले क्या है। उनकी जो प्रारंभिक भाषण की प्रारंभिक समय में उन्होंने कहा कि मैं आने वाले 1000 दिन में भारत की सभी गर्ल्स स्कूल की टॉयलेट, जहां गर्ल्स स्टूडेंट जाते हैं, उनकी टॉयलेट बनवाऊंगा। मैं आज कैंडिडेटली एडमिट करता हूं, मैं 1 मिनट सोचा ये क्या अनाउंसमेंट है। प्रधानमंत्री जी देश की गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट बनाने के लिए बात कह रहे हैं, ये मेरे समझ की बाहर था। फिर आगे उन्होंने वर्णन करके कहा कि मैं टॉयलेट पे फोकस करूंगा, और फिर हम लोग काम पे जुटे। मैं तब एक इकोनॉमी मिनिस्ट्री में काम कर रहा था, तब मैं बड़े जब उसको पूरा स्कीम को समझा, मैं स्कूल डिपार्टमेंट हम लोग पहुंचे। बिंदा जी तब हमारी हेड मिस्ट्रेस थी, मैं इसीलिए हेड मिस्ट्रेस कह रहा हूं कि हमारी एक धारणा था कि बीमारू स्टेट उत्तर प्रदेश उसमें आता है, और मेरे मन में कहीं आया कि मैं एक हार्डकोर पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते मतलब उत्तर प्रदेश में इंटरवेंशन करनी चाहिए। मेरे साथ उस समय में जो पब्लिक सेक्टर्स थे, आईओसी, ओएनजीसी, इनकी पॉकेट्स बड़े बड़े थे। मैंने कहा कि हम जाके उसमें इंटरवेंशन करेंगे यूपी में, तो यूपी में एक नंबर आएगा और अच्छा होगा, पीएम की विजन को हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मेरा पहला लर्निंग स्टूडेंट जो सोचता है जब क्लासरूम में जाते तो अलग कुछ होता है, तो वन्ना जी ने मेरे को उत्तर प्रदेश की स्टैटिस्टिक्स दिखाया, और मेरे लिए आज भी जब मैं स्कूल डिपार्टमेंट कभी पहुंचा तब मेरे लिए वो आज भी एक रेफरेंस पॉइंट है। उत्तर प्रदेश में टॉयलेट वाले स्कूल बन चुके थे तब मैंने पूछा ये कैसे संभव है। यूपी ने पहले से ही फोकस दिया था, कुछ स्टेट्स ने रिफॉर्म को, कुछ प्रकार की प्रोग्रेसिव चीजों को पहले से भी ध्यान दिया था, कुछ पॉकेट्स में टॉयलेट बनाने की काम आज सब्सटेंशियली हो चुका है। ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट स्कूलों में आज लगभग बन चुकी है। 12 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में टॉयलेट बनी है, अर्बन पुअर्स के पास टॉयलेट बनी है। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 लाख रुपया मिनिमम इन्वेस्टमेंट में घर बने हैं, उसकी सीधा बेनिफिशियरी दोनों की महिला है। उन्हीं दिनों में उसी 15 अगस्त में और एक अनाउंसमेंट था, गरीबों की बैंक खाता खुले जाएंगे। जनधन एक पब्लिक मूवमेंट बन गया, लाभार्थी महिला रहा। मुद्रा योजना की आज इवैल्यूएशन हम करते हैं तो मेजर लाभार्थी महिला है।
मैं गार्ल और महिला में दोनों में, वुमेन और गार्ल में दोनों फर्क नहीं करता हूं, दोनों एकांगी है। माँ ठीक रहेगी तो बच्ची भी ठीक हो जाएगी, बच्ची ठीक रहेगी तो माँ भी अपने आप में ठीक हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने प्रायोरिटाइज किया कि स्टैंड अप योजना में एक एससी, एक एसटी और वुमेन एक को एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा। 1 करोड़ रुपया तक बिना गारंटी के लोन देने की व्यवस्था की गई। टारगेटेड पीडीएस, जिसके बारे में आपने रिकॉग्नाइज भी किया आपकी पॉलिसी पेपर में, टारगेटेड पीडीएस कोरोना के समय में 5 किलो चावल देना शुरू हुआ एडिशनली। आज जो पॉलिसी बन गई है, फ्री में 5 किलो राइस प्रति व्यक्ति को मिलता है। महिला उसकी मैनेजमेंट करती है घर में, उस चावल जब आ जाती है घर में, और फूड सिक्योरिटी की मैनेजमेंट महिला के हाथ में है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसकी मेरे को मिला, मैं उसको देश में लागू करने की अवसर मेरे को मिला। आज 10 करोड़, जब कभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं कहता हूं कि हमने 100 मिलियन हाउस होल्ड में क्लीन कुकिंग फ्यूल पहुंचाया। क्लीन कुकिंग फ्यूल यानी क्या हुआ? क्लीन कुकिंग फ्यूल यानी उसकी हेल्थ में सीधा सीधा इंपैक्ट आया। 5 लाख महिला की जान जाती थी डोमेस्टिक पोल्यूशन के कारण। लकड़ी, उपले, मिट्टी का तेल, उसके इंपैक्ट से दमा, खांसी, 5 लाख पता नहीं चलता था। ये WHO की रिपोर्ट हम कोट कर रहे हैं। आज उसमें सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हुई है। और कभी कभी क्रिटिसिज्म होती है कि ये तो उज्ज्वला आपने पहुंचा दिया, कंजम्पशन का क्या है? अभी मैंने कंजम्पशन डाटा देख रहा था, आप और हमारी परिवारों में कंजम्पशन का एनुअल एवरेज 6.3 और उज्ज्वला बेनिफिशियरी की एवरेज कंजम्पशन नियर 4 पर हो गया। और आप और हम 6-6.5 सिलेंडर सालाना खर्चा करते हैं और उज्ज्वला बेनिफिशियरी लगभग 4 सिलेंडर सालाना खर्चा करते हैं। अभी तो प्राइस रिडक्शन के कारण उसकी और अच्छा हो गया है। स्किल डेवलपमेंट की अनेक प्रायोरिटी की प्रोग्राम महिलाओं के लिए बनी है। ये सारा की एंड प्रोडक्ट क्या निकली? किसी के दो मत नहीं है कि पढ़ाई में आज भारत में कुछ चैलेंजेस अभी भी है। 70% लिटरेसी रेशियो महिलाओं के अंदर, यानी और 30% नहीं है। 30% को अगर हम कैलकुलेशन एब्सोल्यूट नंबर में भारत में करते हैं, ये लगभग 40 करोड़ होता है, 35-40 करोड़ होता है। 47 में देश की आबादी जितना था, आज भी उतने आबादी महिलाओं के अंदर इलिटरेट है। ये एक चैलेंज है। सिल्वर लाइन क्या है? भारत में 100 करोड़ स्मार्टफोन आ गया है, मोबाइल फोन। उनमें से सब्सटेंशियली स्मार्टफोन आ गया। कुछ साल पहले जो एंटरटेनमेंट की रास्ता था, फेसबुक, व्हाट्सएप, यह भी हार्डकोर इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। बिजनेस जो महिला आज डिजिटली पेमेंट करता है, आज भारत में दुनिया की 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। महिला भी करते हैं। जो आज की डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी में, उसको अक्षर ज्ञान और सांख्य ज्ञान, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की जो डेफिनेशन है, उसमें शायद 30-35 करोड़ महिला लिटरेट नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी, डिजिटल लिटरेसी की अगर डेफिनेशन को आज हम यूज करते हैं तो शायद इसके नंबर और कुछ आएगा। बीच में रास्ता निकालना पड़ेगा। नंबर एंड लैंग्वेज के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी अडेप्टेबिलिटी को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने और एक इंटरवेंशन किया है, जिसके बारे में मैं चाहूंगा IP और आप जैसे लोग थोड़ा उसमें और काम करें। मदर टंग और लोकल लैंग्वेज, अमूमन ये क्लास 8 तक पढ़ाया जाए। अभी तक हमारे देश में लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट करके प्रायोरिटीज दिया गया। त्रिभाषी फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। साउथ की कुछ
राज्यों ने उसको 2 लैंग्वेज में सीमित किया, नो इशू। अभी तो हमने कहा कि सारा लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन इस एनईपी ने एक प्रायोरिटाइज किया है, एक प्रमुख स्ट्रैटेजी में पैराडाइम शिफ्ट किया है, मीडियम ऑफ एजुकेशन। जिस लैंग्वेज में बच्चा पहला शब्द सुनता है और बोलता है, एक सब्सटेंशियल पीरियड तक अगर उस लैंग्वेज में वो लिखता और पढ़ता भी है, जिसको सुना और पहला बात बोला, पहला शब्द बोला, अगर उसी में वो लिखेगा और पढ़ेगा, तब उसकी लॉजिक, आर्गुमेंट, एनालिटिक्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और दुनिया की किसी भी विषय पे उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ आइडिया डेवलप हो पाएगी। ये एनईपी का प्रायोरिटी है। उसमें सबसे कोई बेनिफिशियरी होगा तो घर की महिला होगा। बहुत सारे महिला एजुकेशन से बाहर आ जाते हैं, जैसे टॉयलेट एक चैलेंज है, जेंडर की कई प्रकार की चैलेंजेस में लैंग्वेज भी एक चैलेंज है। ये सारा विषय आज पिछले 9 साल में हमने सिर्फ देश की इकोनॉमी अगर आज अराउंड 6 से 8 तक घूम रहा है, दुनिया जब डी ग्रोथ हो रहा है, भारत स्टेबल है, भारत बढ़ रहा है। और कोई भी थिंक टैंक, कोई भी एजेंसी की असेसमेंट को हम देखते हैं, आने वाले 5-6 साल में, मैं बहुत दूर की बात नहीं कह रहा हूं, 5-6 साल में हम विश्व की 1 to 3 में आ जाएंगे इकोनॉमी साइज में। आज हम 5th में हैं, हम 1 to 3 के अंदर आ जाएंगे। और 2047 तक जो हमारे एक आने वाले 25 साल हमारी जिंदगी में एक रियलिटी आएगा, 25 साल, उस 25 साल के अंदर भारत की पोजीशन को थोड़ा आप कल्पना करिए। अभी अभी एक लेख में पढ़ रहा था, हाँ, मिश्रा जी को मैं बधाई भी दूंगा उसके लिए। पिछले दिनों में जो हेल्थ इंटरवेंशन हमारी सरकार की हुई, भारत की नागरिकों की 1 लाख करोड़ रुपया की हेल्थ स्पेंडिंग घटी है। सिर्फ मेडिकल इकोसिस्टम में स्पेंडिंग से वो हेल्दी नहीं होता है, प्रिवेंशन से भी हेल्दी होता है। जिस जिस विभाग में अगर हम देखेंगे तो ये एक थॉट प्रोसेस है, एक विचारधारा है। आज हम G20 में 2 विषय को हमने कॉइन करवाने में सफल हुआ। दिस इज इंडिया सेंट्रिक अप्रोच। एक वुमेन लेड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फॉर वुमेन से हम लोग आजकल वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कहते हैं, और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट। ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जेंडर में वुमेन है, और उसमें दिस इज नो डाउट, उसमें एस्पिरेशनल कम्युनिटी ज्यादा, उसमें बच्चियां हैं। और आज की बच्चियों को मैं मेरे विषय को इसी में समाप्त करता हूं। इन दिनों में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है, जो चंद्रयान में उस साइंटिफिक कम्युनिटी में वुमेन का पार्टिसिपेशन को देखिए, सब्सटेंशियल वुमेन थे उसमें। भारत की राष्ट्रपति की बैकग्राउंड को देखिए, भारत की राष्ट्रपति की बैकग्राउंड मानो अपने गांव की पहला स्कूल गोइंग लड़की थी, और कोई बहुत इंटीरियर की नहीं थे। जमशेदपुर यानी टाटा के 60 किलोमीटर दूर उनकी गांव था, एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर के पास वो थे। फिर भी उनकी गांव की वो पहला लड़की जो पढ़ने वाले थे, और वो आज भारत की राष्ट्रपति है। वुमेन रिजर्वेशन 33% इन असेंबली एंड पार्लियामेंट, ये एक स्टेटमेंट है। ट्रिपल तलाक के बारे में बोल्ड स्टैंड लेना, ये कोई रिलीजन इशू नहीं था, ये ह्यूमन राइट्स की इशू था, सोशल जस्टिस की इशू था। इसमें बोल्ड स्टैंड लेने की, यानी ये सारे विषय को अगर मैं कहूं, अगर मैं एंड में उसकी अचीवमेंट क्या हुआ, कई प्रकार के स्ट्रैटेजिक सामने आते हैं। लेकिन अभी अभी मैं एक डाटा कोट करके मेरे बात को समाप्त करता हूं। एनएसएसओ की
PLFS अभी आया है, 22-23 का PLFS आया है। उसमें हमारी जो वर्कफोर्स साइज है 15 to 59 एज ग्रुप में, जो फंक्शनल वर्कफोर्स है उसमें इंक्रीज हुई है। अराउंड 49-50% से लेके बढ़ के वो अभी 6% की ग्रोथ में आई है, 56 तक पहुंची है। और उस 56 में से भी क्वांटम जंप किसकी हुई है? महिलाओं की हुई है। 17-18 में जो लास्ट सर्वे में ये 23% था, आज वो संख्या बढ़ के 37% हो रही है। ये 14% की क्वांटम जंप, ये सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की, सारे सिस्टमिक रिफॉर्म की जो आइडिया है। और ये मैं अगर एक बात कोट करूंगा, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी जब पहली बार पार्लियामेंट आए, वो दो चीज किए। एक तो माथा टेक के अंदर गए, जो पहला मेरे प्रायोरिटी गवर्नमेंट की गिनाई, मेरे सरकार 1, 2, 3 दीज आर माई प्रायोरिटी। प्रायोरिटी नंबर 1 इज माई गवर्नमेंट इज डेडिकेटेड फॉर वुमेन ऑफ दिस कंट्री। मित्रों, आजाद भारत में ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था। पूरी गवर्नमेंट की इकोसिस्टम उस दिशा में काम किया है, जिसकी आज इस बार की एशियन गेम की ओलंपिक अचीवमेंट को देखिए, उसमें भी वुमेन पार्टिसिपेशन को देखिए। और मैं कल KPMG की एक वर्कशॉप में गया था, ऐसे ही कुछ वर्कशॉप हो रहा था। मैं दो लड़कियों को देखा, कोइंसिडेंटली वो मेरे गृह राज्य की थे, उड़ीसा की थे, ट्विंस है दोनों बहनें। उनकी वहां दो प्रकार की एरिया रखा गया था, एक मैच्योर स्टार्टअप, एक प्री रेवेन्यू स्टार्टअप। वो फिनालिस्ट थे। प्री रेवेन्यू स्टार्टअप ग्रुप में जो पहला स्टार्टअप हमको दिखाया गया, दो बहनें, दोनों IITian है, रिस्क लेके अपना कंपनी खोले। कंपनी की प्रोडक्ट क्या है? कंपनी की प्रोडक्ट क्या है? हम स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जिस कंपनी की, पिताजी को मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, कोई बहुत बड़े परिवार के नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति थे। बच्चियों ने पढ़ा, IIT में गए, मेरिट के आधार पर IIT में गए। एग्री रेसिड्यू से उन्होंने बैटरी पैक बनाया। हम बैटरी के लिए लिथियम आयन, क्रिटिकल मटेरियल, लेड एसिड, एल्यूमिनियम, इस सब की मटेरियल कंटेंट प्लान करते हैं उन्होंने। मैंने थोड़ा बहुत, मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूं, थोड़ा बहुत मैं समझने का कोशिश किया। मित्रों, हमारी देश में लड़कियों की कैपेसिटी किसी भी मात्रा में किसी से कम नहीं है। हमें उसको प्रायोरिटी पे लाना ही पड़ेगा। उनको बिना लाए हुए समाज की ओवरऑल सोशल जस्टिस की लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता है। मैं फिर आपको बहुत धन्यवाद देता हूं इस रिपोर्ट के लिए और अपेक्षा रखूंगा जल्दी इस बारे में आगे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।